अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सबकी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं, जिसने एक तारीख़ी और इंतहाई अहम किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक आर्जी जंगबंदी, वो भी एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका की जानिब से ईरान को ऐसी धमकी दी गई कि अगर ये सीज़ फायर ना होता तो बहुत खदशा था कि बदतरीन नुकसानात हो सकते थे। ऐसे में न सिर्फ जंगबंदी कराई बल्कि मज़ाकरात की मेज़ पर दोनों अतराफ़ को इकट्ठा करना, और आज पाकिस्तान में आज और कल ये मज़ाकरात होंगे, जिसमें हमने देखा है कि नायब सदर JD वैंस, जो कि अमरीकी नायब सदर हैं, पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं और ये अमरीकी नेगोशिएशन टीम को हेड कर रहे हैं, जबकि ईरान की जानिब से उनके जो पार्लियामान के स्पीकर हैं वो और साथ में फॉरेन मिनिस्टर ईरान की साइड से वो ईरान को रिप्रेजेंट करेंगे। इस वक्त क्योंकि सबकी नज़रें इसलिए भी मरकूज़ हैं कि ये आर्जी जंगबंदी क्या मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील होगी या खुदा न खास्ता कोई ऐसे नताइज मुआहदा ना होने की सूरत में निकलें जिसका कि अमरीकी सदर की जानिब से वॉर्न भी किया गया था कि फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो सबसे मस्बत बात इस वक्त नज़र आ रही है वो ये है कि जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हैं, और जो पूरी पाकिस्तान का जो मिशन है, जिसने एक अहम मौके पर ऐसी ज़बरदस्त और डायनामिक सिफारतकारी करके दिखाई जिसकी वजह से ये जंगबंदी हो सकी। अब ये देखा जा रहा है और तवक्कुआत भी बहुत हैं कि मज़ाकरात में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है कि अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुस्तकिल जंगबंदी हो। बहुत से ऐसे स्टेजेस हैं और मसाइल हैं जिसका कि हमारे तज्ज़ियाकार ज़िक्र भी करते आए हैं, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि इट्स जस्ट हैव स्टार्टेड, यानी कि आज जो है वो फूद की सतह पर होंगे मज़ाकरात और कल जो मरकज़ी मज़ाकरात हैं वो होंगे। देखना है कि क्या नतीजा निकलता है। मेक और ब्रेक, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं अब एक सीनियर सफ़ीर हैं मुनीर अकरम साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ इस डिस्कशन का हिस्सा हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और उनके साथ हैं बाक़िर सज्जाद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और बैनुल अक़वामी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र भी है इनकी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। वेरी फास्ट सीज़ फायर, आई मीन द वे इट वॉज आई वुड से पाकिस्तान एक्टेड, इसकी मिसाल ज़रा कम ही मिलती है, इसीलिए पाकिस्तान की तारीफ़ पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया के ममालिक की लीडरशिप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन करके पाकिस्तान के इस किरदार को सराह भी रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आप ये बताइएगा कि व्हाट इज़ द लेवरेज जो कि बिहाइंड द सीन्स प्राइम मिनिस्टर ने और आसिम मुनीर साहब ने इस्तेमाल की, जिसकी वजह से ये सीज़ फायर मुमकिन हो सकी। देखें, हमारी लेवरेज तो एक तरफ देखें, पर जो हमारी जो मेजर एसेट है पाकिस्तान का वो ये है कि हमारे ताल्लुकात, सब जो पार्टीज़ हैं सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये अच्छे ताल्लुकात होने की वजह ये है कि पाकिस्तान ने हर वक्त अपनी जो पोजीशंस ली हैं वो सूल की तहत ली हैं, यूनाइटेड नेशंस चार्टर और इंटरनेशनल लॉ की तहत हमारी पॉलिसी पोजीशंस रही हैं। तो इस वजह से हमने सब जो मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। फिर पर्सनल ताल्लुकात भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फील्ड मार्शल ने अच्छे ताल्लुकात सबके साथ रखे। जो मेजर पार्टीज़ हैं, अमेरिका है, ट्रंप साहब हैं, और जो ईरान में जो सरबराह हैं उनकी और IRGC में भी उनकी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इस वजह से ट्रस्ट है और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो ये करवा सकता था मेरे ख्याल में। अच्छा, तो जनरल साहब, आपने देखा कि इस 40 रोज़ की जो जंगबंदी से कबल जो 40 रोज़ जंग जारी रही, अमेरिका एक सुपर पावर जिसके पास इंतहाई सोफिस्टिकेटेड वॉरफेयर हार्डवेयर मौजूद है जो उसने इस्तेमाल भी किया, लेकिन और ईरान ने जिस तरह से इस जंग के अंदर जवाबी कार्रवाइयाँ की, जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर पुट अप किया, वो भी आपके सामने है। डू यू थिंक दैट बिकेम द रीज़न कि मज़ाकरात के लिए अमेरिका मेज़ पर आने के लिए तैयार हो? मैं आगे भी चैनल पे बता रहा था कि जब तक कि आपके पास सॉलिड काज ऑफ वॉर ना हो उस वक्त तक आप जंगों में नहीं दाखिल होते। अमेरिका के पास तो कोई काज नहीं थी एक्सेप्ट दिस कि नेतन्याहू को खुश करना है या उसके कहने की ऊपर
इनको डायलॉग में लगाया, पहले ईरान को तो डायलॉग के सेंटर में फिर अटैक कर दिया। और जो कॉज ऑफ वॉर ईरान की थी वो तो उनके सर्वाइवल एट स्टेक था, वो तो वॉर मोंगर नहीं थे, वो तो किसी पे अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको ये पता था कि उनको सफ़े हस्ती से मिटाने की बातें हो रही हैं, तो फिर तो वो डू और डाई वाली बात है ना। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये जंग फिर इस तरह ख़त्म नहीं हुई जैसे अमेरिका या नेतन्याहू इजराइल ख़त्म करना चाहते थे, बिकॉज दे अंडर एस्टिमेटेड द स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस ऑफ द इरानियन नेशन। पहले उन्होंने बहकाया कि ईरान के अंदर जी बिल्कुल मुखालफत है हुकूमत की, ये जो रॉबर हैं उनके खिलाफ है लोग, 32,000 लोग इन्होंने मार दिए हैं, प्रोपेगेंडा किया, पैसा दिया, सब कुछ किया, और अल्टीमेटली जब वो काम न चला तो फिर उन्हीं पे अटैक कर दिया। बच्चियां 175 एक स्कूल की मार दी, और यूनिवर्सिटियों पे हमले, और हुकूमत के मुखालिफ भी वहाँ थे, हर मुल्क में होते हैं, वो भी इकट्ठे हो गए। बल्कि वही नहीं इकट्ठे हुए, पूरी मुस्लिम दुनिया जो है उनकी सिंपथीज ईरान के साथ किए, चूंकि वो अंडरडॉग थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये मिसकैलकुलेशन अमेरिका के अनवारंटेड ये था। और खुदा ने करम किया कि पाकिस्तान का, जैसे मुनीर भाई बता रहे थे, एक पिवटल रोल इसलिए है कि हम पीस लविंग नेशन है, और हम हमेशा यूएन के चार्टर की बात करते हैं, हम यूएन की रेजोल्यूशंस की बात करते हैं, चाहे वो कश्मीर पे हो या पैलेस्टाइन पे हो। सही जनरल साहब। तो बाकर ये जो मज़ाकरात हैं जिस पे दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं, बिकॉज दुनिया भी इससे ज़ाहिर है मुतासर हुई है इस जंग से, इस आर्जी जंग बंदी के लिए उम्मीद रखी जा सकती है कि ये मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील हो जाए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ईरान के लिए इस वक्त ये जो है एक, जैसे उन्होंने भी कहा कि सर्वाइवल की जंग थी, जनरल साहब ने कहा, सो फॉर देम इट इज़ एन एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन अमेरिका के लिए कोई एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। सियासी हो सकता है, मुआशी हो सकता है उनके लिए, बट नॉट उनकी बका की जंग ये यकीनन नहीं है। तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि अभी भी जो अमेरिका है इस मज़ाकरात में उसका पलड़ा थोड़ा भारी होगा, उसके पास लेवरेज ज़्यादा होगी टू क्रिएट दैट प्रेशर? नहीं नादिया, मैं इस आपके असेसमेंट से डिसएग्री करता हूँ। अमेरिका नहीं बल्कि ईरान यहाँ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के साथ इस जो है डायलॉग में एंटर हो रहा है। आपने देखा कि उनकी यहाँ पे जितनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनकी बेसिस थी, वो काफ़ी हद तक डैमेज हुई हैं। उनकी सबसे बढ़ के प्रेस्टीज यहाँ पे डैमेज हुई है इस रीजन में। एक सुपर पावर थी, उनके एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो डिक्टेट करेंगी टर्म्स, लेकिन ना तो वो वॉर को डिक्टेट कर सकी, ना उसके आउटकम को डिटरमिन कर सकी, ना उनकी जो एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी थी उसके मुताबिक वॉर चली। तो इस वक्त अमेरिका की प्रेस्टीज एट स्टेक है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत हो रही है। जो लास्ट कोई पोल्स वगैरह मैंने देखे थे, लाइक 70% प्लस जो थे लोग वॉर की मुखालफत करते थे। तो अंदर जो पॉलिटिकल डायमेंशन भी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो भी इन अमेरिका को फेवर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ईरान जो है एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इसलिए लेके साथ आ रहा है कि जहाँ पर अमेरिका की जो अलायंसेस थे वो फ्रैक्चर या अंडर स्ट्रेस थे, ईरान ने जो एक नेटवर्क खड़ा किया था जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, वो पूरी तरह उनके साथ खड़ा रहा। तो यहाँ पर जब आएंगे वो लोग तो एक इस पर्सपेक्टिव के साथ शायद वो बातचीत करे। ईरान इसीलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एडवांटेज में है। और साथ साथ ये आप देख लें जो लेबनान पे हुआ कि लेबनान पे वायलेशन हुई उस एग्रीमेंट की, तो ईरान ने ही बाद में अपना वेट डाल के कम से कम बैरूत पे और ज़ाइया में बमबारी रुकवाई है इस वक्त। और अभी वो चाह रहे हैं कि लेबनान पे कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। तो मैं आपकी इसलिए कि अमेरिका जो है इसे अपर हैंड के साथ इसमें आ रहा है, वो नहीं, इस तरह से बात नहीं है। अच्छा, आपको ये लगता है कि बिल्कुल अपर हैंड से नहीं आ रहा, एंड उनके लिए भी एक फेस सेविंग भी है और उनके अपने मसाइल भी हैं। लेकिन मुनीर अकरम साहब, हैविंग सेड दैट, देखिए आज जेडी वैन साहब जब निकल रहे हैं पाकिस्तान के लिए रवाना हुए अब से कुछ देर कबल, तो उन्होंने कहा कि क्लियर गाइडलाइंस के साथ सदर ट्रंप की जानिब से वो इन मज़ाकरात का हिस्सा बन रहे हैं और पुरुम्मीद भी हैं कि मज़बूत मज़ाकरात होंगे। अगर ईरान नेक नियति से है तो वो भी चाहते हैं कि नेक नियति से ये मज़ाकरात यानी अमेरिका भी आगे लेकर चले। एक 15 नुकाती प्लान अमेरिका की जानिब से प्ले हुआ, उसकी जवाबी प्लान 10 नुकाती ईरान की जानिब से। इनिशियली तो इस सबको ये समझा जा रहा था दोनों अतराफ को कि इट्स नॉट डूएबल, बट इस पर बात करने के लिए, मज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इट्स क्वाइट अ वाइड गैप बिटवीन द टू,
right? क्या पाकिस्तान या इस्लामाबाद will be able to bridge this gap? देखिए, ब्रिज द गैप में हमारा रोल तो एक फैसिलिटेशन का होगा। ब्रिज द गैप वो तो दोनों तरफों, जो दोनों पार्टीज हैं, मेन पार्टीज, उनको देखना होगा कि वो जंग बंदी कितनी उनके लिए ज़रूरी है। प्रेशर दोनों तरफ है ठीक। जंग बंदी के लिए। ठीक। अब ये देखना होगा कि वो तैयार हैं या नहीं तैयार हैं अपनी पोजीशंस में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ले आकर एक कन्वर्जेंस निकालना। इसमें हमारा रोल एक फैसिलिटेशन का होगा। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पे नहीं है, पार्टीज की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पार्टीज की होती है इसमें। Right. अब जो मसले सामने हैं वो बिल्कुल साफ हैं। पहली चीज़ तो हमने इस सीज़ फायर को मुकम्मल करना है, और उसको मुकम्मल करने के लिए लेबनान का मसला हल करना है, वहाँ वो जो जंग बंदी करनी है, और फिर ईरान को मनवाना है कि जो उन्होंने ऑफ़र किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा इन कोऑर्डिनेशन विद द आर्म्ड फोर्सेस, उसको खोल दें। ठीक। तो ये पहला चैलेंज होगा। Okay. दूसरा फिर हमने ये देखना होगा कि ये सीज़ फायर को हम एक्सटेंड कैसे कर सकें। इसको फ़िलहाल 2 हफ्ते में तो सब मसले नहीं हल होंगे, जाहिर। तो हमने इस सीज़ फायर को आगे बढ़ाना है। जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया था 45 डेज सीज़ फायर, मेरे ख्याल उस तरफ जाना होगा अगर ये मुज़ाकरात को सक्सेसफुल करवाना है। और तीसरी चीज़, जो पोजीशंस हैं, मुख्तलिफ पोजीशंस जो हैं, उस पे काफ़ी गहरी मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी। कुछ मसले हैं जिसके ऊपर पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग्स के तरफ पार्टीज़ मूव की थी, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर इशू के ऊपर। पर जो बाकी जो मसले हैं उनको भी एड्रेस करना होगा। जो ईरान की डिमांड्स हैं रेपरेशंस के लिए, अश्योरेंस के ये वापस नहीं होगा हमला, हॉर्मुज़ को खोलना है, फिर पूरे खित्ते की सिक्योरिटी जो है उस पे भी मेरे ख्याल में तवज्जो देनी होगी। Okay. क्योंकि सब ईरान और खलीज के ममालिक सब की सिक्योरिटी इसमें फंस गई है, तो उसको भी हमने देखना होगा किस तरह से निकाले जाए। एक पीस एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या होगी आगे ज़माने में। अब क्या हो सकता है कि ये वापस ना हो इस किस्म की जंग। ये जो आपने जिक्र किया मुनीर अकरम साहब, मैं जनरल साहब की तरफ आपकी तरफ आती हूँ। जनरल साहब, यानी 28 फरवरी से जो पहले के मामलात थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ, इतने भी मुख्तलिफ नहीं थे, लेकिन उसमें कहीं हॉर्मुज़ का जिक्र नहीं था। ये तो चैलेंज इस अग्रेशन के बाद जो ईरान के ऊपर हमला हुआ, एंड लाइक स्पैनर जिस तरह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश हुई, और उसके बाद हमने देखा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो मुतासर होने लगा, और ऑफ कोर्स फिर इसका एक चेन रिएक्शन जिसमें फूड सप्लाईज भी आ जाती हैं, जिसमें तमाम ममालिक की मईशत भी इन्वॉल्व हो जाती है। ये एक चीज़ है जो लगता है कि इन मुज़ाकरात का, जैसे मुनीर अकरम साहब भी कह रहे हैं, कैन बिकम द सेंट्रल मोड। डू यू थिंक कि यहाँ से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसके लिए था कि आप हॉर्मुज़ खोल दीजिए एज पार्ट ऑफ द CBMs, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। बट ईरान चाहेगा कि इस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल उसका रहे। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और पूरी दुनिया के ममालिक जो हॉर्मुज़ का इस्तेमाल करते हैं या हॉर्मुज़ से तेल लेते हैं, वो ये चाहेगी कि ईरान के कंट्रोल में रहे? या देखिए, जंग शुरू करने से पहले एक इंटेलिजेंस असेसमेंट होती है, और उसमें आप ये देखते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स वार के क्या हैं। बिल्कुल। और फिर वो ऑब्जेक्टिव्स अटेनेबल होने ज़रूरी हैं इन ए टाइम फ्रेम। तो ये असेसमेंट अमेरिका की जो थी वो यही था कि ये हम इनको जैसे वेनेजुएला में किया, ऐसे करके तो तेल और ये इसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। और तेल वेनेजुएला का हो या ईरान का हो, वो अमेरिका की अपनी इमीडिएट नीड नहीं है, बल्कि एक यही था कि इसको डिनाई किया जाए टू देयर राइवल जो चाइना है, जिसकी इंडस्ट्री बूम कर रही है और जो ओवरटेक ऑलमोस्ट कर चुका है अमेरिका को इकोनॉमिकली, तो वो डिनाई करने के लिए। अभी ईरान के पास और कुछ भी नहीं था। ईरान तो एक विक्टिम था ना,
پہلے لاسٹ ایئر بھی اسرائیل اور امریکہ نے ان پہ حملہ کیا, انہوں نے تو نہیں کیا. اس دفعہ بھی ڈائلاگ کے درمیان میں آ کے ان پہ حملہ کیا. تو ایران کے پاس 2 ٹرمپ کارڈ تھے, اور تو کچھ نہیں تھا. ان کا ایئر ڈیفنس ختم, ان کی ایئر فورس ختم, ان کی نیوی کے اوپر, اور باقی وہ پکے. ایک یہ تھا کہ امریکن بیسز جو ہیں وہ ان کی مار میں تھی, اور نمبر 2 یہ تھا کہ اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر. جی ابھی یہ امریکہ شوڈ ہیو تھاٹ آف اٹ ارلیئر کہ ہم یہ کریں گے تو وہ اٹیک تو ہمارے اوپر واشنگٹن میں تو گولا ان کا نہیں پہنچے گا, یہ میزائل تو کم از وہ یہاں ہمارے ٹروپس ہیں. اور وہ کہہ بھی رہے تھے ایرانین کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو ہم ایسے کریں گے. اور اسٹیٹ آف ہارموز پہ ایک طرف ایران ہے, ٹوٹل ماؤنٹینس ان کا شور ہے, اور وہ ہائیلی ڈیفینڈیبل ہے, اس سے وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جہاں اسٹیٹ ہے وہاں عمان کا ہے, تو یہ دونوں کا مل کے تو ایک ان کا رائٹ بھی بنتا ہے. تو میرے خیال میں ابھی ایران یہی کہہ رہا ہے کہ وہاں سے جو گزریں گے عمان اور وہ مل کے, تو وہ کچھ ٹولز وغیرہ لینا بھی شروع کیا انہوں نے. بٹ آئی تھنک کہ یہ بین الاقوامی سطح پہ تو بین الاقوامی راستہ مانا جاتا رہا ہے. جی اور ایران کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو وہ کرتا تو یہ بین الاقوامی الارم کریٹ ہو گیا بیکاز آف اکنامک کی جو سچویشن خراب ہوئی اور یہ انرجی کی ترسیل رک گئی. تو یہ تھا. تو ابھی میرے خیال میں دونوں کی نیڈ ہے. امریکہ نے طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیا ہے کہ اس سے طاقت سے ساری چیزیں حل نہیں ہوتی, اور ایک ملک کو آپ راتوں رات جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, تو میں بتا رہا تھا ایک چینل پہ کہ وہ ویتنام کو یا افغانستان کو صفحہ سے ہستی سے نہیں مٹے, تو یہ تو 5,000 سال پرانی سیولائزیشن ہے, ریزیلینٹ ہے, 11 کروڑ لوگ ہیں, تو یہ کیسے مٹیں گے؟ تو یہ رانگ اسیسمنٹس تھیں ٹوٹل, اور یہ بالکل رانگ فوٹنگ پہ انوارنٹیڈ یہ اٹیک ہوئے, جس میں اسرائیل سرخرو ہوا, یہ ایران سرخرو ہوا کہ ڈسپائٹ آل دیٹ, اور اس کے ساتھ ہمدردیاں مسلمانوں کی بھی اور پوری دنیا کی بھی لگ گئی. اور ایسے ان کے اتحادی امریکہ کے جو نیٹو کے ہیں, یعنی یہ بالکل ایسے انہونی بات تھی کہ انہوں نے بھی ریفیوز کیا, وہ ساتھ نہیں رہے, اور ساتھ آپ نے اتحادی اس کو بنایا اسرائیل کو جو کہ وار کرمنل ہے, اور اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کرائم میں کنوکٹ کیا ہوا ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.